2 साल और 6 महीने साथ रहने के बाद महत्वाकांक्षी कलाकार बेन अपनी पहली असली प्रेमिका सूजी के साथ ब्रेकअप से गुजर रहा है। वह लगातार उस पर चिल्ला रही है, लेकिन जब वह बिना प्रतिक्रिया दिए बस वहीं खड़ा रहता है तो वह उस पर चीजें फेंकने लगती है। बेन को अपने कॉलेज के अंतिम वर्ष पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, लेकिन वह ब्रेकअप के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहा है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि यह क्यों हुआ। यह भी मदद नहीं करता कि उसे लंच के दौरान सूजी को एक नए लड़के के साथ फ्लर्ट करते देखना पड़ता है, जिससे उसे यह सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या वह उसके साथ धोखा दे रही थी। उसका सबसे अच्छा दोस्त शॉन कहता है कि उसे बेहतर महसूस करने के लिए एक रिबाउंड की जरूरत है, लेकिन बेन उस सलाह पर भरोसा करने में कठिनाई महसूस करता है, क्योंकि शॉन हमेशा महिलाओं के साथ बुरा भाग्य पाता है। कला कक्षा के दौरान वह मॉडल के बजाय एक सुंदर सहपाठी को चित्रित करना शुरू कर देता है और शिक्षक उसे इसके लिए डांटते हैं। छात्रावास में रहने का मतलब है कि बेन अपने उम्र के 120 लोगों के साथ बिल्डिंग साझा करता है, इसलिए हर रात वह उन्हें गंदा होते हुए सुनता है। आज रात वह सो नहीं पा रहा है, इसलिए वह सूजी को कॉल करने का फैसला करता है, जिससे वह जाग जाती है। वह उससे माफी मांगता है और उसे फिर से एक साथ आने के लिए कहता है, लेकिन वह उसे ठुकरा देती है और नए लड़के का जिक्र करती है। इसके बाद बेन अभी भी सो नहीं पाता और सूजी के साथ अपनी तस्वीरें देखने लगता है। वह उन्हें जलाने पर विचार करता है, लेकिन ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। जैसे जैसे दिन बीतते हैं बेन अनिद्रा विकसित कर लेता है। वह सोने के लिए कई तरीकों की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता, और भले ही वह खुद को व्यस्त रखने के लिए विभिन्न गतिविधियों का चयन करता है, उसके विचार बार बार सूजी की ओर लौटते हैं। एक शाम वह किराने की दुकान पर स्नैक्स ले रहा होता है और देखता है कि वे रात की शिफ्ट के लिए कर्मचारियों की तलाश कर रहे हैं। वह एक आवेदन भरता है और साक्षात्कार के दौरान ध्यान भटक जाता है, लेकिन फिर भी उसे नौकरी मिल जाती है। अब बेन अपनी अनिद्रा का उपयोग पैसे कमाने के लिए कर सकता है। उसके सहकर्मी शारोन, जो एक कैशियर है, बहुत अच्छी और स्वागत करने वाली है। एक रात वह देर से आती है और उनका बॉस जेनकिंस उसे डांटता है, लेकिन बेन यह नोटिस करने से नहीं रोक पाता कि वह थोड़ा हाथ लगाता है। नौकरी काफी उबाऊ हो जाती है, इसलिए बेन बार बार ध्यान भटकाता है और ग्राहकों को घूरता है, जिससे जेनकिंस को उसे भी लगातार डांटना पड़ता है। शारोन अपनी घड़ी को टेप से ढक कर रखती है और दुकान की घड़ी को देखने से बचती है, क्योंकि समय देखने से उसे धीमा महसूस होता है। बेन का दूसरा सहकर्मी बैरी है, जो एक बार एक बेवकूफी भरे साइकिल वीडियो के कारण इंटरनेट पर वायरल हो गया था। तब से वह अपनी स्कूटर पर रातें दुकान पर बिताता है। बैरी और मैटमान सेक्शन के प्रभारी हैं और उत्पादों के साथ अनुपयुक्त मजाक करते हैं। वे शरारतें भी करते हैं, जैसे महिलाओं की टोकरी में अश्लील दिखने वाली शैम्पू की बोतलें डालना, यह देखने के लिए कि क्या वे उन्हें गंदे खिलौनों के रूप में खरीदती हैं। एक रात जब जेनकिंस आसपास नहीं होते, मैट और बैरी स्कूटर रेस शुरू करने की कोशिश करते हैं, केवल एक महिला की खरीदारी की गाड़ी से टकराने के लिए। 2 हफ्ते बीत जाते हैं और बेन दुकान की उबाऊ दिनचर्या में फंस जाता है। 8 घंटे की शिफ्ट को छोटा महसूस कराने के डेस्परेट में वह कल्पना करने लगता है कि वह समय को रोक सकता है, जैसे कि उसे रिमोट से पॉज कर रहा हो। वह खुद को सभी ग्राहकों के बीच चलने की कल्पना करता है, बिना किसी के द्वारा जज किए या घूरते हुए, लेकिन वह उन महिलाओं को घूर सकता है जिन्हें वह आकर्षक मानता है। इस सभी दिन के सपनों के दौरान बेन अपने अतीत के बारे में भी सोचता है और कैसे वह अपने कला के माध्यम से सुंदरता को कैद करने में रुचि रखने लगा। जब वह बच्चा था, उसके माता पिता ने एक विदेशी छात्र को अपने घर में रखा था, जो बिना कपड़ों के घर के चारों ओर घूमना पसंद करता था। उसे उसकी नग्नता देखकर कुछ जाग गया और तब उसने विश किया कि वह समय को रोक सके, ताकि उसे हमेशा के लिए देख सके। अब वह कल्पना करता है कि समय को रोकना कितना उपयोगी होगा। वह दुकान के ग्राहकों को कपड़े उतार सकता था और अपनी दिल की संतोष के लिए उन्हें चित्रित कर सकता था, बिना किसी आरक्षण या जजमेंट के उनकी सुंदरता की प्रशंसा कर सकता था। वह एक पूरे स्केचबुक को सिर्फ यादृच्छिक महिलाओं के साथ भर सकता था जो अपनी खरीदारी कर रही थीं, और वह सुनिश्चित करता कि बाद में उनके कपड़े ठीक कर दे। बेन इस मौके का उपयोग शरारतें करने के लिए भी करेगा, जैसे जेनकिंस को गिरते हुए वस्तुओं के नीचे डालना। दिन के दौरान शॉन बेन से मिलने आता है और उसे सूजी के बारे में बात करने के लिए मजबूर करता है, लेकिन बेन थका हुआ है, क्योंकि वह बार बार वही भावनाएं साझा कर रहा है। फिर भी यह उसके दिल के टूटने में मदद नहीं करता। बेन और शॉन एक साथ बड़े हुए हैं, और जब वे सिर्फ बच्चे थे, शॉन ने बेन को उन गंदे पत्रिकाओं के बारे में दिखाया जो उसने अपने माता पिता के बिस्तर के नीचे पाई थी। इससे बेन को शरीर को देखने का एक अधिक कलात्मक तरीका सिखाया गया और कैसे कुछ हिस्से करीब से दिखते हैं। लड़कों ने पत्रिकाओं को देखकर अपनी पैंट में उत्तेजना महसूस की, इसलिए जब शॉन की मां ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ा तो उसने सोचा कि वे एक दूसरे में रुचि रखते हैं। शॉन एक रात के खड़े होने का बड़ा प्रशंसक है, जिसे वह नेटली कहता है। यह नाम एक किशोर पड़ोसी से आया है, जिसे वह बच्चे के रूप में जानता था, जो लड़कों से पैसे लेती थी, बदले में उन्हें अपने प्राइवेट दिखाने के लिए। दुकान में बेन बैरी और मैट की बेवकूफी भरी शरारतों का शिकार होता है। नया कर्मचारी ब्रांड दावा करता है कि वह मार्शल आर्ट जानता है और विशेष मुद्राओं का उपयोग करके सफाई करता है। जब लड़के उसका मजाक उड़ाते हैं तो ब्रांड बस मैट को थप्पड़ मार देता है। बेन धीरे धीरे शारोन पर क्रश विकसित कर रहा है और यहाँ तक कि उसके साथ अपना खाना भी साझा करता है, जबकि वह चाहता है कि वह पल को हमेशा के लिए रोक सके। एक रात बेन को यह सुनकर दुख होता है कि मैट ने शारोन को डेट पर पूछा
पूछा और उसने स्वीकार कर लिया। मैट अपनी डेट की योजनाओं के बारे में गंदे शोर मचाना शुरू कर देता है, इसलिए बेन को यादों में खोकर चलना पड़ता है। उसकी पहली क्रश एक पेशेवर धावक थी जिसे उसने ओलंपिक इवेंट्स में देखा था। वह उसकी ओर आकर्षित था क्योंकि वह नंगे पैर दौड़ती थी। उसकी दूसरी क्रश उसकी जीव विज्ञान की शिक्षक थी क्योंकि बेन को उसके द्वारा पहने गए बहुत तंग स्वेटर और सुंदर स्कर्ट पसंद थे। सबसे बड़ी क्रश एक सहपाठी थी जिसका नाम तानिया था। एक दिन उसने अपनी बांह तोड़ ली और कास्ट के साथ कक्षा में आई, इसलिए बेन ने उसे संघर्ष करते हुए या अपनी खुजली को संभालने के तरीके खोजते हुए देखने का आनंद लिया। जब तानिया ने उससे कास्ट पर साइन करने के लिए कहा तो बेन ने केवल एक एक्स बनाया। कास्ट हटने के बाद उसकी बांह बालों से ढकी हुई थी और अन्य लड़के उसका मजाक उड़ाते थे। बेन ने उसे सांत्वना दी और कहा कि वह अभी भी सुंदर है, इसलिए उसने उसकी प्रेमिका बनने के लिए सहमति दी। जब तानिया ने उससे पहला किस मांगा तो बेन घबरा गया और उसे अगले दिन मिलने के लिए कहा। वह उम्मीद कर रहा था कि शनिवार को बिना किसी के आसपास स्कूल आने से पल और भी रोमांटिक हो जाएगा। हालांकि तानिया किसके लिए नहीं आई और फिर कभी कक्षा में नहीं आई क्योंकि उसका परिवार देश से बाहर चला गया। वर्तमान में बेन और शॉन शतरंज खेल रहे हैं और शॉन देख सकता है कि बेन अभी भी ठीक नहीं है क्योंकि वह हार रहा है। बेन शारोन के साथ स्थिति साझा करता है और शॉन उसे सलाह देता है कि उम्मीद न खोएं क्योंकि केवल एक डेट का कोई मतलब नहीं है। लेकिन बेन जानता है कि शॉन पहले डेट पर हाथ लगाता है, इसलिए उसकी सलाह का कोई मतलब नहीं है। अगले दिन जब रात की शिफ्ट शुरू होती है तो मैट समूह को शारोन के साथ अपनी डेट के सभी विवरण बताता है जिसमें उसके नग्न शरीर का वर्णन भी शामिल है। बातचीत को जेनकिंस बाधित करते हैं जो घोषणा करते हैं कि वे अगले सप्ताहांत में दूसरे शाखा के कर्मचारियों के खिलाफ एक फुटबॉल मैच खेलेंगे। जब दिन आता है शारोन उन्हें समर्थन देने के लिए आती है और बेन को देखना पड़ता है कि मैट लगातार उससे फ्लर्ट कर रहा है। दूसरी टीम के पास अच्छे यूनिफॉर्म और अच्छी संचार है, इसलिए बेन के समूह को ज्यादा उम्मीद नहीं है। जब मैच अंततः शुरू होता है तो दूसरी टीम तुरंत साबित करती है कि वह बेहतर है। बेन का समूह गिरता और एक दूसरे से टकराता रहता है। यह नहीं कहने के लिए कि जेनकिंस बीच में बिजनेस कॉल लेते रहते हैं। उनके प्रतिद्वंद्वी कभी कभी गंदा खेलते हैं, लेकिन रेफरी को ऐसा नहीं लगता और बेन की टीम को जेनकिंस को पीटने से रोकना पड़ता है। ब्रायन एक बहुत बुरा गोलकीपर है जो किसी तरह गेंद को अपने गोल क्षेत्र में उछालने में सफल हो जाता है। 1 मिनट शेष रहते हुए बेन की टीम 26-0 से हार रही है, इसलिए जेनकिंस चाहते हैं कि वे कम से कम मैच खत्म होने से पहले एक गोल करें। योजना के अनुसार बेन गेंद को जेनकिंस को पास करता है और वह इसे गोल क्षेत्र में किक करता है। केवल गेंद धातु की बार पर उछलती है। मैट तुरंत इसे किक करता है और गलती से जेनकिंस के चेहरे पर लग जाता है। इस सभी मजाक से थककर बेन कल्पना करता है कि इस पल को रोकना और मैच से बाहर निकलना कैसा होगा ताकि शर्म से बच सके। वह 1 सेकंड के लिए शारोन को घूरता है इससे पहले कि वह एक पेय के लिए जाए, लेकिन पल एक अजीब आवाज से बाधित हो जाता है। अचानक एक आदमी दृश्य से बाहर दौड़ता है और बेन को एहसास होता है कि वह कितना हार गया है कि यहाँ तक कि अपनी कल्पना में भी वह चीजें सही नहीं कर सकता। मैच में वापस जेनकिंस की नाक से भारी खून बह रहा है, इसलिए उसे डॉक्टर की जरूरत है। अपने बॉस को अस्पताल ले जाने से पहले मैट बेन से शारोन को घर छोड़ने के लिए कहता है। हालांकि यह जोड़ी एक कैफे में समाप्त होती है। बेन शारोन से उसके और मैट के रिश्ते के बारे में पूछता है, लेकिन वह कहती है कि वे केवल दोस्तों के रूप में फिल्म देखने गए थे। वह यह सुनकर हॉरिफाइड है कि मैट क्या झूठ बोल रहा है और बताती है कि वह सिंगल है क्योंकि उसका आखिरी बॉयफ्रेंड अमेरिका चला गया। इसके बदले बेन उसे सूजी के बारे में बताता है। वे थोड़ी देर अपने जीवन की पसंदों, कॉलेज और भविष्य के सपनों के बारे में बात करते हैं। शारोन का मानना है कि चित्रकार रोमांटिक होते हैं क्योंकि वे हर चीज में सुंदरता देख सकते हैं। बाद में जब बेन शारोन को घर छोड़ता है तो वे दोनों थोड़े अजीब महसूस करते हैं, इसलिए उनके किस करने का प्रयास विफल हो जाता है और यह गाल पर एक किस बन जाता है। अगले रात जेनकिंस एक गर्दन के कॉलर और चेहरे पर पट्टियों के साथ काम पर आते हैं। वह दावा करते हैं कि उन्हें कोई दर्द नहीं हो रहा है और घोषणा करते हैं कि वह एक जन्मदिन की पार्टी करेंगे। शारोन बेन से पार्टी के लिए उसका डेट बनने के लिए कहती है और वह सहमत हो जाता है। निजी में जेनकिंस लड़कों को बताते हैं कि वह अपनी पार्टी के लिए एक गंदा नर्तकी चाहते हैं और बेन से एक को हायर करने के लिए कहते हैं। अगले दोपहर बेन शॉन से मदद मांगता है और वह सहमत हो जाता है बशर्ते कि वह भी पार्टी में शामिल हो सके। यह जोड़ी एक बार में जाती है और नर्तकी को देखने के दौरान बियर पीती है जो थोड़ी लेम है, जबकि शॉन उसके साथ बातचीत करता है। बेन शारोन की कल्पना एक विदेशी नर्तकी के रूप में करने से नहीं रोक पाता। चाहे कितने भी दिन या हफ्ते क्यों न बीते, बेन अभी भी सो नहीं पा रहा है। भले ही वह अब सूजी के बारे में ज्यादा नहीं सोचता। अपनी रात की शिफ्ट के दौरान वह कल्पना करता रहता है कि उसके पास समय को रोकने की शक्तियां हैं, लेकिन अब यादृच्छिक महिलाओं को देखने के बजाय वह शारोन को घूरता है और उसके चित्र बनाने के लिए दुनिया में सभी समय की कल्पना करता है। पार्टी से पहले की रात शारोन पुष्टि करती है कि वे एक साथ जा रहे हैं और दुकान छोड़ने से पहले बेन को चूमती है। यह बेन के दिल के टूटने को ठीक करता है और वह अंततः फिर से सो सकता है। अगले दिन
उसे एक गैलरी से कॉल आता है जिसमें कहा गया है कि वे उसकी कला रखना चाहते हैं। बेन उत्साहित हो जाता है, यह नहीं जानते हुए कि यह बैरी और मैट की एक और शरारत है। पार्टी से कुछ समय पहले सभी तैयार होने लगते हैं और मिरर में एक हास्यास्पद मात्रा में समय बिताते हैं। बेन शारोन को वादा के अनुसार उठाता है और शॉन अपनी वर्तमान प्रेमिका के साथ आता है। बेन के आश्चर्य के लिए सूजी भी पार्टी में है क्योंकि जेनकिंस उसके बॉयफ्रेंड का भाई है। उनके बीच एक अजीब लेकिन शिष्ट अभिवादन होता है और बेन उसे बिना बुरा महसूस किए अनदेखा करने में सफल होता है। जब नर्तकी अंततः आती है तो वह जेनकिंस के लिए एक अच्छा शो पेश करती है, लेकिन उसका बॉडीगार्ड उसे छूने से रोकता है। शॉन पूरे मामले को रिकॉर्ड करता है और जब नर्तकी कैमरे की ओर मुड़ती है तो उसे एहसास होता है कि यह उसकी पुरानी पड़ोसी नैटली है, इसलिए वह उसे एक पेय के लिए रुकने के लिए आमंत्रित करता है। इस बीच जेनकिंस शारोन को चूमने की कोशिश करता है और उसे अपने कमरे में आमंत्रित करता है। शारोन उसे लगातार ठुकराती रहती है, फिर भी जेनकिंस हाथ लगाता रहता है। जब वह उसे कुछ पॉपकॉर्न जबरदस्ती खिलाता है तो वह उसे अपने मुंह में वापस थूक देती है और कमरे से बाहर चली जाती है, यह नहीं देखते हुए कि जेनकिंस चोकिंग कर रहा है। ऊपर बेन सूजी से टकराता है और वह फिर से सब कुछ के लिए माफी मांगती है। वह कहती है कि वह उसके बारे में सोचने से नहीं रोक सकती और उसे चूमती है। ठीक उसी समय शारोन उन्हें देखती है। शारोन मुड़ जाती है ताकि वह उन्हें न देखे, इसलिए बेन को यह महसूस नहीं होता कि वह सूजी को अपने से धकेल रहा है। जब बेन को एहसास होता है कि शारोन ने क्या देखा तो वह चाहता है कि वह समय को रोक सके या यहाँ तक कि उसे सही तरीके से करने के लिए वापस लाने की इच्छा करता है। वह लगातार सोचता रहता है कि वह ऐसा कुछ कह सके जिससे वह रुके, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता और शारोन पार्टी छोड़ देती है जबकि बैरी एक बॉक्स में नीचे फिसलता है। इसके बाद बेन शारोन के अपार्टमेंट की बिल्डिंग में जाता है, लेकिन जब वह उसकी आवाज सुनती है तो वह दरवाजा खोलने से मना कर देती है। बेन किसी और के बाहर आने का इंतजार करता है और चुपके से अंदर घुसकर शारोन के अपार्टमेंट की ओर दौड़ता है। ठीक उसी तरह जैसे सूजी के साथ हुआ था, वह वहीं खड़ा रहता है जबकि शारोन दुनिया के सभी गुस्से के साथ उस पर चिल्लाती है। एक बार फिर बेन एक टूटे हुए दिल के साथ चला जाता है और कुछ नहीं कर पाता। अगले रात बैरी एक कॉलर के साथ काम पर आता है क्योंकि वह अपने स्टंट के दौरान घायल हो गया और शारोन कहीं नहीं दिखती। जब बेन घर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसे फिर से अनिद्रा हो गई है। अगले बुधवार बेन गैलरी में जाता है और पता चलता है कि यह सब एक शरारत थी। हालांकि गैलरी के मालिक अभी भी उसके काम को देखते हैं और बहुत प्रभावित होते हैं, इसलिए इस बार बेन को एक उचित अपॉइंटमेंट मिलता है। कुछ समय बाद शारोन को बेन की अपनी प्रदर्शनी का निमंत्रण मिलता है। कार्यक्रम की रात शॉन एक और लड़की द्वारा ठुकरा दिया जाता है। बेन को अपने काम की प्रशंसा करते हुए बहुत से लोगों को देखकर खुशी होती है और यहाँ तक कि न्यूयॉर्क के गैलरी के मालिक से एक कार्ड भी मिलता है, लेकिन उसकी नजरें केवल शारोन के आगमन पर होती हैं। वह यह जानकर चौंक जाती है कि अधिकांश चित्र उसके हैं जो बिल्कुल शानदार दिख रहे हैं। शारोन बेन को उसकी सफलता के लिए बधाई देती है और बताती है कि उसे एक यात्रा एजेंसी में नई नौकरी मिली है। बेन पार्टी की घटना के लिए माफी मांगता है और शारोन बताती है कि चित्र खुद के लिए बोलते हैं। उस क्षण में बेन शारोन को चूमता है और समय को रोकने का नाटक करता है, लेकिन वह शारोन को अनफ्रीज छोड़ देता है ताकि वे बाहर जा सकें। बर्फ गिरना बीच में बंद हो गया है और अब जोड़ा एक सुंदर दृश्य के साथ चूम सकता है।